फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम शुरू करेंगे मेडिवल हिस्ट्री। तो अरिहंत जीके को हम रेफरेंस बुक लेकर चल रहे हैं, साथ में हम कुछ पॉइंट्स किरण वन लाइनर की बुक में से भी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, राइट। तो आज हम मेडिवल हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो हमारी कवर अप हो चुकी है। तो मेडिवल हिस्ट्री के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे राजपूत्स, अरब एंड तुर्क इन्वेजन्स और महमूद ऑफ गजनी के बारे में। ये तीन टॉपिक आज हम बेसिकली कवर करने वाले हैं, राइट। तो राजपूत से हम शुरू करते हैं। अगर हम बात करें 9th और 10th सेंचुरी के आसपास, तो 9th और 10th सेंचुरी में नदरन इंडिया में जो राजपूत थे वो एक पावरफुल फोर्स बनकर सामने आई थी। अब जो राजपूत है, 4 राजपूत क्लैंस ऐसे हैं जिनके बारे में एक मिथिकल स्टोरी है। क्या मिथिकल स्टोरी है? ये ऐसा माना जाता है कि ये जो 4 राजपूत क्लैंस है ये कहाँ से अराइज हुए थे? ये अराइज हुए थे आउट ऑफ सैक्रिफिशियल फायर पिट। कहाँ पे है ये? नियर माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पे है? ये राजस्थान के अंदर है, माउंट आबू। तो यहाँ से ये जो 4 राजपूत क्लैंस थे ये वहां से अराइज हुए थे, राइट। तो ये एक क्या है? मिथिकल स्टोरी है उस टाइम की, राइट। तो इसका ये जो सैक्रिफिशियल फायर पिट है, इसका मतलब क्या होता है? अग्निकुल ओरिजिन। तो ये जो 4 राजपूत क्लैंस है ना, ये अग्निकुल ओरिजिन के हैं। कौन से हैं ये 4 राजपूत क्लैंस? इनमें एक तो आ जाते हैं ईस्ट राजस्थान के चौहान्स, दूसरे हैं साउथ राजस्थान के प्रतिहार्स या प्रतिहारास भी इसको बोला जाता है, काठियावाड़ के चालुक्यास और सोलांकीस हो गए, मालवा के कौन है? परमार्स या फिर इनको पवार्स भी बोलते हैं। तो ये 4 जो राजपूत क्लैंस हैं ये ऐसे हैं जो कि अग्निकुल ओरिजिन के हैं। तो ये क्या है? एक मिथिकल स्टोरी है, राइट। अब हम राजपूत्स की एक मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। तो राजपूत्स की जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो क्या कहती है? जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो राजपूत है वो फॉरेन ओरिजिन के हैं। ये जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कि जो राजपूत है वो कहां से आए थे? वो फॉरेन से आए थे, फॉरेन ओरिजिन के हैं, जो कि इंडिया में आए। इंडिया में कहां पे आए? वेस्टर्न इंडिया में आए, वहीं पे आकर सेटल डाउन हो गए और उसी एरिया को इन्होंने कॉन्कर किया। तो वहीं के ये रहने वाले बन गए बाद में। तो ओरिजिनली अगर हम बात करें, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग ओरिजिनली अगर हम बात करें तो जो राजपूत थे वो फॉरेन ओरिजिन के थे, वेस्टर्न इंडिया में आए, वहीं पे सेटल डाउन हो गए, उस एरिया को इन्होंने कॉन्कर कर लिया, राइट। तो इसमें भी राजपूत के 2 क्लैंस आते हैं। कौन कौन से? एक है सूर्यवंश और दूसरा है चंद्रवंश। सूर्यवंश मीन्स सन फैमिली से है, चंद्रवंश मीन्स दूसरे हैं मून फैमिली के, राइट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज है अबाउट द ओरिजिन ऑफ राजपूत्स। अब बात करते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट राजपूत रूलर्स है उस टाइम के, राइट। तो इसमें बेसिकली 3 रूलर्स के बारे में बताया हुआ है। कौन कौन से हैं? एक है जयचंद गढ़वाल या फिर जयचंद राठौर भी बोलते हैं इनको, दूसरे हैं पृथ्वीराज चौहान और तीसरे हैं भोज परमार ऑफ मालवा। तो ये 3 रूलर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। जयचंद गढ़वाल की बात करें तो इनका टाइम पीरियड है 1169 से लेकर 94 एडी तक का। 1169 में ये इन्होंने रूल करना शुरू करा था, 94 तक इन्होंने रूल करा था। 94 में इनकी डेथ हो जाती है, राइट। नाम क्या है? जयचंद गढ़वाल, और यू कैन से जयचंद राठौर, राइट। अब इनके टाइम पीरियड में 2 बैटल्स हुई थी। कौन कौन सी? एक तो हुई थी सेकेंड बैटल ऑफ तराई और दूसरी हुई थी बैटल ऑफ चंदवाड़। बैटल ऑफ चंदवाड़ सबसे पहले हुई बैटल ऑफ तराई। बैटल ऑफ तराई कब हुई थी? 1192 के अंदर बैटल ऑफ तराई हुई 1192 में। अब जो बैटल ऑफ तराई हुई थी ये किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में। जो सेकेंड बैटल ऑफ तराई हुई थी 1192 के अंदर हुई थी, किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये बैटल हुई थी। तो इस बैटल में जो जयचंद थे, जयचंद ने हेल्प करी थी मोहम्मद गौरी की, राइट। सेकंड बैटल ऑफ तराई जो हुई थी इसमें जयचंद ने हेल्प करी मोहम्मद गौरी की और फाइनली मोहम्मद गौरी जीत भी गए और पृथ्वीराज चौहान जो थे हार गए थे, राइट। जो फर्स्ट बैटल हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मोहम्मद गौरी हार गए थे। सेकेंड बैटल में क्या हुआ? उल्टा हुआ। जयचंद ने मोहम्मद गौरी की हेल्प करी, मोहम्मद गौरी जो थे वह बैटल जीत गए और पृथ्वीराज चौहान को हार दिया,
हरा दिया और बाद में इनको मार दिया गया था, पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन बाद में क्या किया, जो मोहम्मद गौरी थे ना, उन्होंने ही जयचंद को भी मार दिया था। मोहम्मद गौरी ने बट वाज हिमसेल्फ किल्ड बाय गौरी। जयचंद जो थे इनको किसने मारा, गौरी ने ही मार दिया था। किसमें, बैटल ऑफ चंदवाड़ के अंदर, जो कब हुई थी 1194 में हुई थी बैटल ऑफ चंदवाड़, राइट। तो इतनी स्टोरी समझ में आई। इसमें 2 बैटल्स हुई है। सेकंड बैटल ऑफ तराई किसके बीच में हुई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी की हेल्प करी थी जयचंद ने। उसके बाद 2 साल बाद 1194 में कौन सी बैटल हुई थी, बैटल ऑफ चंदवाड़, और उसमें जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने ही जयचंद को मार दिया था, राइट। सेकंड रूलर आते हैं पृथ्वीराज चौहान। ये इन्हीं के कंटेम्परेरी थे, जयचंद के ही। ये कब आए रूल में, 1178 से लेकर 92 तक इन्होंने रूल किया था, पृथ्वीराज चौहान ने, राइट। अब ये जो पृथ्वीराज चौहान थे ये दिल्ली एंड आगरा के रूलर थे। कहाँ के रूलर थे, दिल्ली एंड आगरा के रूलर थे। तो इन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ 2 बैटल्स लड़ी। कौन कौन सी, एक तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराई थी और दूसरी थी सेकेंड बैटल ऑफ तराई, साथ साथ में ही हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ तराई जो थी वो हुई थी 1191 में। कब हुई थी, 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराई। सेकेंड कब हुई, उसके नेक्स्ट ईयर 1192 में। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराई हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था, राइट। दोनों बैटल्स ही किसके बीच में हुई थी, एक साइड मोहम्मद गौरी थे और दूसरी साइड थे पृथ्वीराज चौहान, राइट। तो दोनों बैटल्स में कौन थे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थे। फर्स्ट बैटल में जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया और बैटल जीत ली। नेक्स्ट ईयर 1192 के अंदर फिर से दोनों के बीच में बैटल हुई, जिसको नाम दिया गया सेकेंड बैटल ऑफ तराई। उसमें क्या हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया और मार दिया, और 1192 में जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी डेथ हो जाती है और इनकी स्टोरी भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर आते हैं थर्ड रूलर, कौन है, भोज परमार। भोज परमार का टाइम पीरियड क्या है, 1010 से लेकर 55 तक। कौन से रीजन के हैं ये, मालवा रीजन में इन्होंने रूल करा था। अब ये कौन थे, ये एक ग्रेट कॉन्करर थे। कौन थे ये, ग्रेट कॉन्करर थे और लिटरेचर के लिए काफी जाने जाते हैं, तो इसीलिए इनको कविराज के नाम से भी जाना जाता है। भोज परमार को किस नाम से जाना जाता है, कविराज के नाम से भी जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्किटेक्चरल वर्क्स की। अब देखो, जो राजपूत है वो कोई डायनेस्टी या एक पर्टिकुलर कुछ ऐसा नहीं था। अब जो आर्किटेक्चरल वर्क्स की यहाँ पे बात हो रही है ना, इसमें बात हो रही है कि जो 1000 से लेकर 1200-1300 एडी तक का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में क्या आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स इंडिया के अंदर हुई थी। तो बेसिकली हम आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो 1000 से लेकर 1250 एडी के आसपास जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स हुई थी, क्योंकि उसके बाद 1200 के बाद शुरू हो जाता है दिल्ली सल्तनत, राइट। तो उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्किटेक्चरल वर्क्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। एक है कंधारिया महादेव टेम्पल। ये जो कंधारिया महादेव टेम्पल है ये कहाँ पे है, ये खाजुराहो में है। किसने बनाया था इसको, चंडेलास ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के जो चंडेलास थे उन्होंने ये बनाया था 1000 में। कब बनाया था, 1000 एडी में। नाम क्या है, कंधारिया महादेव टेम्पल। कहाँ का है, खाजुराहो का है, राइट। फिर सेकंड टेम्पल है दिलवारा टेम्पल। अब ये जो टेम्पल्स है ना, इनकी लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। कंधारिया टेम्पल कहाँ पे है, खाजुराहो में। सेकंड है दिलवारा टेम्पल। दिलवारा टेम्पल कहाँ पे है, माउंट आबू में। अब ये जो दिलवारा टेम्पल है ये वेस्ट इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का है। कौन से स्टाइल का है, वेस्ट इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का है। किसने बनाया था इसको, दिलवारा टेम्पल को। दिलवारा टेम्पल को बनाया था सिद्धराज सोलंकी ने। सिद्धराज सोलंकी कहाँ के हैं, गुजरात के। सिद्धराज सोलंकी ने बनवाया था दिलवारा टेम्पल। फिर नेक्स्ट आता है अंगकोर वाट टेम्पल। अंगकोर वाट टेम्पल जो है ये कहाँ पे है, ये कंबोडिया में है। कहाँ पे है, कंबोडिया में। सूर्यवर्मन 2 ने बनाया था। कौन से किंग ने बनाया था, सूर्यवर्मन 2 ने बनाया था, और ये लॉर्ड विष्णु जी को डेडिकेटेड है और द्रविडियन स्टाइल का है, राइट। अब इंडिया में 2 स्टाइल है बेसिकली। जब हम पढ़ते हैं टेम्पल स्टाइल्स के बारे में, तो यहाँ पे एक तो आ जाता है नागर स्टाइल, और दूसरा आ जाता है द्रविडियन स्टाइल।
नागर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल। नागर स्टाइल जो है ये नॉर्थ इंडिया का है और जो द्रविडियन स्टाइल है ये साउथ इंडिया का है, राइट। तो यहाँ पे जो अंगकोर वाट टेम्पल है ये क्या है, ये द्रविडियन स्टाइल का टेम्पल है, राइट। कहाँ पे है, कंबोडिया में है, सूर्यवर्मन टू ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट आता है सन टेम्पल। सन टेम्पल कहाँ पे है, ओडिशा में, कोणार्क में, कोणार्क ओडिशा में है। ये जो सन टेम्पल है ये 1250 के आसपास ये बना था और गंगा डायनेस्टी के टाइम का है, राइट। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लास्ट में जब हम एक गंगा डायनेस्टी, अदर डायनेस्टीज में हमने पढ़ी थी गंगा डायनेस्टी, तो वहां पे हमने सन टेम्पल के बारे में भी पढ़ा था। तो उस टाइम पे ये सन टेम्पल बना था कोणार्क ओडिशा के अंदर। लिंगराज टेम्पल ये भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिटरेरी वर्क्स की। उस टाइम की जो कुछ राइटिंग्स है उसके बारे में राइटिंग्स है और वो किसके बारे में है, किसने लिखी हुई है। जैसे कि पहले कौन सी है, कथा सरिता सागर। पहली कौन सी है, कथा सरिता सागर, किसकी है ये, सोमदेव की है। कथा सरिता सागर किसकी है, सोमदेव की है। विक्रमदेव चरिता, विक्रमदेव चरिता किसकी है, ये है बिल्हाना की और इसमें एक चालुक्य किंग है विक्रमदेव 6। तो विक्रमदेव 6 की ये बायोग्राफी है विक्रमदेव चरिता। किसने लिखी है, बिल्हाना ने लिखी है। नेक्स्ट है रजत रागनी। रजत रागनी ये किसकी है, कल्हाना की है। ये बिल्हाना है, ये कल्हाना है, राइट। तो रजत रागनी किसकी है, कल्हाना की है। इसमें उस टाइम के कश्मीर की हिस्ट्री है, उस टाइम पे जो कश्मीर था उसकी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। गीता गोविंद ये जयदेव की है और ये संस्कृत में लिखी हुई है। चंचनामा, चंचनामा इसमें सिंध की हिस्ट्री है। चंचनामा में क्या है, सिंध की हिस्ट्री डिस्क्राइब करी हुई है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरब एंड तुर्क इन्वेजन्स की। अरब इन्वेजन्स में देखें तो अरब इन्वेजन में आए थे मोहम्मद बिन कासिम इन्वेजन। अरब इन्वेजन्स में क्या आता है, मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन। मोहम्मद बिन कासिम कब आए थे, 712 AD में। कहाँ से थे ये, इराक के थे। मोहम्मद बिन कासिम ऑफ इराक ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया था। इंडिया में जो आए थे पहले मुस्लिम कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम थे। कहाँ से आए थे, इराक से आए थे। तो इराक से ये आते इन्होंने जो सिंध के रूलर थे उस टाइम पे, सिंध के रूलर कौन थे, 712 AD में दाहिर, जो सिंध के रूलर थे दाहिर, उनको इन्होंने हराया और जो प्रोविंस था, जो सिंध वाला पूरा का पूरा प्रोविंस था, वो किसको दे दिया, उमैयाद खिलाफत को दे दिया। किसको दिया, उमैयाद खिलाफत को, राइट। उमैयाद खिलाफत ये कौन थे, ये भी अरब ही थे, राइट। तो अरब इन्वेजन में किसका नाम आता है, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का, राइट। अब उसके बाद हम बात करते हैं तुर्किश इन्वेजन की। इसमें आते हैं महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी कौन थे, ये तुर्किश थे। तो 9th सेंचुरी के आसपास अगर हम बात करें, टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ 9th सेंचुरी, तो उस टाइम पे धीरे धीरे जो अरब थे, अरब इंपायर जो था वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया। अरब इंपायर टूटना शुरू हो गया और जो तुर्किश एम्पायर था वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया। अरब इंपायर टूटा और तुर्किश एम्पायर ने आकर उनकी जगह ले ली ओवर द खिलाफत ऑफ बगदाद। तो अब उस टाइम पे जब तुर्किश आते ही उन्होंने बहुत सारे इंडिपेंडेंट प्रिंसिपलिटीज अपनी इस्टेब्लिश करी। छोटी छोटी जो प्रिंसिपलिटीज थी उन्होंने अपनी इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी, जो तुर्क थे उन्होंने, राइट। तो उसमें से जो तुर्क थे उन्होंने एक स्टेट फाउंड करी। कहाँ पे है ये स्टेट, गजनी प्रोविंस के अंदर है, अलाप्तिजिन। अलाप्तिजिन ये जो स्टेट है ये फाउंड करी थी किसने, तुर्क्स ने करी थी। गजनी प्रोविंस के अंदर है और गजनी को उन्होंने बना लिया अपना कैपिटल। कब, 933 AD की बात है ये। गजनी प्रोविंस कहाँ पे है, ये प्रेजेंट डे अफगानिस्तान के अंदर है। कहाँ पे है, अफगानिस्तान में, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान के अंदर आता है गजनी प्रोविंस। तो गजनी प्रोविंस के अंदर ही ये जगह है अलाप्तिजिन, जो इन्होंने उस टाइम पे फाउंड आउट करी थी। किन्होंने फाउंड करी थी, तुर्किश ने। अब महमूद गजनी की अगर हम बात करें तो जो महमूद गजनी थे ये कौन थे, ये जो सबुक्तिजिन थे, सबुक्तिजिन किंग थे, उनके सबसे बड़े बेटे थे महमूद गजनी। महमूद गजनी सबुक्तिजिन जो किंग थे उनके सबसे बड़े बेटे थे, तुर्की के ये किंग थे। और इनका जन्म होता है 971 AD में। 971 AD में इनका जन्म होता है और 998 AD में ये अपनी गद्दी पे आकर बैठ जाते हैं, राइट।
अब इंडिया में अगर हम बात करें महमूद गजनी को, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो महमूद गजनी थे ना, वो इंडिया में सिर्फ लूटपाट के लिए आते थे, इंडिया में किसी भी जगह आकर इन्होंने कॉन्कर नहीं किया। अब जो महमूद गजनी थे, इनकी एक खास बात क्या है कि इन्होंने इंडिया को कॉन्कर नहीं करा, अपना कोई एम्पायर एक्सपांड नहीं करा, ये सिर्फ इंडिया आते थे, इंडिया में लूटपाट करते थे और चले जाते थे। तो टोटल अगर हम बात करें तो 17 टाइम्स ये इंडिया आए, इंडिया को लूटा और वापस चले गए। इनको पता था इंडिया में टेम्पल्स है, टेम्पल्स में बहुत सारा सोना पड़ा है, तो ये क्या करते थे, आते थे टेम्पल्स पे रेड मारते थे और टेम्पल्स में जो सोना होता था वो चुरा कर ले जाते थे। तो इंडिया में अगर इनको याद किया जाता है तो एज ए प्लंडरर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ टेम्पल्स की तरह ही इंडिया में इनको याद किया जाता है महमूद गजनी को। तो 17 टाइम्स ये इंडिया में आए, तो इंडिया को इन्होंने लूटा। कितनी बार? 17 टाइम्स इंडिया को इन्होंने लूटा। तो इनिशियली जब ये आए थे इंडिया में, तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर हिंदुस्तानी रूलर्स थे। तो 1001 के अंदर जयपाल कौन थे? हिंदुस्तानी रूलर थे। तो जयपाल को इन्होंने हरा दिया, जो महमूद गजनी थे इन्होंने जयपाल को हरा दिया, राइट। जयपाल अगेन वाज डिफीटेड बाय महमूद, तो इन्होंने जयपाल को हराया, लूटपाट करी और वापस चले गए। अब उसके बाद जयपाल के बाद आया जयपाल का बेटा आनंदपाल। कौन आया? जयपाल का बेटा आनंदपाल, हिंदुस्तानी रूलर थे ये। अब इनके बीच में यहाँ पे एक बैटल हुई, किसके बीच में? महमूद के बीच में और आनंदपाल के, महमूद गजनी के बीच में और आनंदपाल के बीच में एक बैटल हुई थी 1008-9 के टाइम पे। कहाँ पे हुई थी ये बैटल? वहिंद में ये बैटल हुई थी। ये हुई थी उस टाइम पे, ये जो महमूद गजनी थे ये 6 एक्सपेडिशन पे थे, 6 टाइम ये इंडिया को लूटने आए थे जब इन दोनों के बीच में बैटल हुई थी। इनके महमूद एंड आनंदपाल के बीच में कब हुई थी? 1008-9 में ये बैटल हुई थी, वही हिंद के अंदर ये बैटल हुई थी, राइट। तो इसके बाद बहुत जगह ये गए, इंडिया को लूटा, अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट्स के अंदर गए, जैसे नागरकोट में गए, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ के टेम्पल को भी इन्होंने लूटा। तो और भी बहुत जगह इन्होंने रेड मारी और वहां पे लूटपाट करी महमूद गजनी ने। तो सोमनाथ टेम्पल को 1025 एडी में 16th टाइम ये आए और सोमनाथ टेम्पल को लूटपाट के ये वापस चले गए, राइट। 1026 एडी के अंदर जो महमूद थे इन्होंने जाट्स को भी हरा दिया और 1030 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है फाइनली महमूद की, राइट। कब डेथ होती है? 1030 में महमूद की डेथ हो जाती है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया को लूटना, कोई अपना एम्पायर एक्सपैंड नहीं करना था, कोई इंडिया को इन्होंने कॉन्कर नहीं करना था, एम्पायर एक्सपैंड करने में कोई भी इंटरेस्ट इनका नहीं था, राइट। और इस्लाम की अगर हम बात करें तो इस्लाम में इनको हीरो माना जाता है, जो महमूद है इनको इस्लाम का हीरो माना जाता है मेडिवल मुस्लिम हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग। क्यों? एक तो जो सेंट्रल एशियन तुर्किश ट्राइबल इन्वेडर्स थे, तो उनके लिए ये डिफेंस का काम करते थे, उनको डिफेंड करते आए थे शुरू से लेकर, इसीलिए वो लोग इनको हीरो मानते थे, इस्लाम का हीरो माना जाता था महमूद गजनी को। सेकेंडली ईरानियन रेनेसांस से एसोसिएटेड थे, ईरानियन रेनेसांस में इन्होंने अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया था एक, तो जिसके चलते हुए इनको हीरो माना जाता था। ईरानियन का एक तरह से रीबर्थ जो हुआ था, तो उस टाइम पे इन्होंने अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया था जिसके चलते हुए इनको हीरो माना जाता है। तो 3 पर्सन ऐसे हैं जिनको इन्होंने अपनी कोर्ट में पेट्रोनाइज किया था। कौन कौन से हैं? इन्हीं के कंटेम्प्रेरी रह चुके हैं, तो कौन कौन से हैं? एक है फिरदौसी इनके कोर्ट पोएट थे, एल्ब्रूनी ये स्कॉलर थे और उत्बी ये कोर्ट हिस्टोरियंस थे, राइट। जो एल्ब्रूनी है, एल्ब्रूनी ने किताब उल हिंद लिखी थी। किताब उल हिंद किसने लिखी थी? एल्ब्रूनी ने। इंपॉर्टेंट है ये, एल्ब्रूनी ने लिखी थी किताब उल हिंद, राइट। कौन थे ये एल्ब्रूनी? इनके स्कॉलर्स थे। फिरदौसी कोर्ट पोएट थे और उत्बी जो थे ये कोर्ट हिस्टोरियंस थे। ये तीनों के तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.